जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को शेयर करें और क्लास में सभी सवालों के आंसर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय संविधान की केंद्रीय सूची के अंतर्गत आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा ऐसा विषय है जो केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। आपको पता है 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति के विभाजन हेतु संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान रखा गया है। तो आपको बताना है कि संघ सूची के अंतर्गत या केंद्रीय सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय आएगा। तो आप सभी को पता होगा कि ऐसी विषय जिसका राष्ट्रीय महत्व होता है उसको हम लोग केंद्रीय सूची के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के विषय को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है। ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है उसे केंद्रीय सूची के अंतर्गत रखा गया है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, सशस्त्र बल, युद्ध, शांति, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय, रेल, वायु परिवहन, ठीक है, बैंक, बीमा, विदेशी पर्यटन, ये जो है केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एकदम आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक ये क्यों खरीदेंगे या क्यों बनाएंगे? देश की सुरक्षा के लिए। तो जो भी राष्ट्रीय महत्व का विषय होगा उसको हम लोग केंद्रीय सूची के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना है, ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है उसे राष्ट्रीय महत्व के पर्पज से केंद्रीय सूची में रखा जाता है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, सशस्त्र बल, युद्ध और शांति, विदेश नीति, बीमा, रेल परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है। इसके लिए संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, विद्युत के माध्यम से किसी भी अन्य धातु पर इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो काफ़ी अच्छा सवाल है, आंसर करें। विद्युत के माध्यम से किसी भी अन्य धातु पर इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेम्परिंग, ऑप्शन बी वेल्डिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन डी सोल्डरिंग। तो एकदम आसान सवाल है। सही आंसर क्या होगा? विद्युत के माध्यम से किसी भी अन्य धातु पर किसी इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो विद्युत के माध्यम से किसी भी अन्य धातु पर किसी इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक कल्याणकारी योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सी एक कल्याणकारी योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन ए PMJJBY, ऑप्शन बी PMVVY, ऑप्शन सी PMJDY, ऑप्शन डी PMUY। तो एकदम आसान सवाल है। आप जानते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, PMUY। इसका मतलब है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और ये कब शुरू किया गया था? तो 2016 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, PM उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को
या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें मुफ्त रसोई गैस दिए जाने का प्रावधान किया गया था। तो आपका आंसर होगा PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट योजना याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है सेतु 2016 का कुछ इंपॉर्टेंट योजना आप याद रखिएगा। 2016 का कुछ इंपॉर्टेंट योजना जैसे आपको याद रखना है PM उज्ज्वला योजना एक हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा सेतु भारतम परियोजना। ठीक है, सेतु भारतम परियोजना किस साल शुरू किया गया था? तो सेतु भारतम परियोजना 2016 में शुरू किया गया था। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के उद्देश्य से सेतु भारतम योजना शुरू किया गया था 2016 में, याद रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया, तो ये भी पूछता है स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू किया गया था, स्टार्टअप इंडिया। तो याद रखिएगा स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया? 2016 ईस्वी में। नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था 2016 ईस्वी में। इसके अलावा गंगा ग्राम योजना, गंगा ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो गंगा ग्राम योजना 2016 में शुरू किया गया। तो याद रखिएगा गंगा ग्राम योजना। तो गंगा ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो 2016 में गंगा ग्राम योजना शुरू किया गया। ठीक है, तो 2016 का कौन कौन सा स्कीम याद रखना है? गंगा ग्राम योजना 2016, सेतु भारतम परियोजना 2016, स्टार्टअप इंडिया 2016, इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था, बताएंगे? डिजिटल, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था, बताएंगे? डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया? डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है, तो 2015 में, याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया? 2015 ईस्वी में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया। ठीक है, तो विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ने और सुनिश्चित करना कि बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच सके, इसके उद्देश्य से डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किया गया था 2015 ईस्वी में। इसके अलावा याद रखना है अमृत योजना, ये इंपॉर्टेंट है। अमृत योजना इसको हम लोग कहते हैं AMRUT, ठीक है, या अमृत योजना। तो अमृत योजना भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा अमृत योजना कब शुरू किया गया था? तो 2015 ईस्वी में अमृत योजना या अमृत योजना शुरू किया गया था। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात सहित आधारिक संरचना का विकास करने के उद्देश्य से अमृत योजना का शुरुआत किया गया था 2015 ईस्वी में। इसके अलावा अटल पेंशन योजना इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना का शुरुआत भी 2015 में किया गया था। तो याद रखिएगा अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? 2015 ईस्वी में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया मिशन 2015, अटल पेंशन योजना 2015, अमृत योजना 2015, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू किया गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू किया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बताएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 2015 का स्कीम है, तो इंपॉर्टेंट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू किया गया? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू किया गया। कब? 2015 ईस्वी। ठीक है, तो याद रखिएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 ईस्वी में शुरू किया गया। पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 का स्कीम है, याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी 2015 में शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुआ? 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा पानीपत से शुरू किया गया था। तो याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू किया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना भी 2015 में शुरू किया गया है। तो सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी में की गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 2015, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से इतना सवाल आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दें, और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली
भारतीय महिलाएं हैं। आपको बताना है मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं कौन कौन हैं। तो फटाफट आंसर करेंगे, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड तो बहुत सारी महिलाओं ने जीता है, लेकिन अगर आप मिस यूनिवर्स के बारे में जानते हैं तो मिस यूनिवर्स अभी तक केवल 3 भारतीय महिलाओं को मिला है, तो आप वहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, किसको किसको मिस यूनिवर्स मिला है आपको पता है? मिस यूनिवर्स केवल 3 भारतीय महिलाओं को अभी तक मिला है। मिस यूनिवर्स केवल 3 महिलाओं को अभी तक मिला है, तो आप एलिमिनेट कर लीजिए। जैसे मिस यूनिवर्स किनको किनको मिला है, तो सुष्मिता सेन को ऑप्शन में है, नहीं है, ऑप्शन में नहीं है सुष्मिता सेन। लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स मिला है। ठीक है, लारा दत्ता को भी मिस यूनिवर्स मिला है। तो यहाँ पे आप देखिए लारा दत्ता को छोड़ के, ठीक है, बाकी सभी को क्या है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। ठीक है, पूछा है ना मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो आप जानते हैं लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स मिला है, सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स मिला है, इसके अलावा हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स मिला है। तो ठीक है, 3 भारतीय महिलाएं हैं जिनको मिस यूनिवर्स मिला है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, लारा दत्ता को छोड़ के इन सभी को मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। तो आपका आंसर क्या होगा देख लीजिए, जिसमें 3 नहीं लिखा हो और बाकी सभी लिखा हो। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो याद रखना है किनको किनको मिला है मिस वर्ल्ड पुरस्कार। तो याद रखना है रीता फारिया, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया जी को मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। ऐश्वर्या राय को भी मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। युक्ता मुखी को मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। डायना हेडन को मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। तो आंसर क्या हो गया, 1 2 4 5 6, समझ में आया? और लारा दत्ता को क्या मिला है, मिस यूनिवर्स पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, डायना हेडन और प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिल चुका है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मिस यूनिवर्स पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो आप बताइएगा मिस यूनिवर्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है, तो सुष्मिता सेन याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सुष्मिता सेन। ठीक है, दूसरी भारतीय महिला कौन है, सुष्मिता सेन के बाद लारा दत्ता, और तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है, हरनाज संधू। ठीक है, कब कब जीती हैं आपको फटाफट कमेंट करना है, कब कब इनके द्वारा जीता गया है। हरनाज संधू तीसरी भारतीय महिला हैं जिनको मिस यूनिवर्स पुरस्कार मिला है। ठीक है, सुष्मिता सेन को 1994 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती थी सुष्मिता सेन 1994 में। ठीक है, लारा दत्ता 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती, लारा दत्ता 2000 ईस्वी में। और हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब कब जीता, तो आप जानते हैं, बताएं? 17वां मिस यूनिवर्स हुआ था 2021 में, जिसमें हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता। ठीक है, तो याद रखना है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन जी को 1994 में मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला। लारा दत्ता 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती, और 21 साल के बाद हरनाज संधू ने 2021 में मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है, याद रखिएगा। और हरनाज संधू कहाँ की हैं, हरनाज संधू चंडीगढ़ की हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड इज गिवन फॉर नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो फटाफट आंसर करें, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ना? तो याद रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार? तो याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितनी श्रेणी में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार? तो ये भी आपको याद रखना है, ग्रैमी पुरस्कार 108 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, 108 श्रेणियों में। तो याद रखना है, ग्रैमी पुरस्कार 108 श्रेणियों में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार 108 श्रेणियों में दिया जाता है और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है,
अगर आपसे पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो आप जानते हैं पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप जानते हैं सितार वादक पंडित रविशंकर। ठीक है, तो पंडित रविशंकर सितार वादक, याद रखिएगा, सितार वादक पंडित रविशंकर जी को भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। तो आपसे पूछेगा कि पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी पुरस्कार कब मिला, तो याद रखना है इनको कब मिला था, 1973 में। ठीक है, समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट है, 1973 में पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी अवार्ड मिला और पंडित रविशंकर जी सितार वादक हैं। ठीक है, तो याद रखना है पंडित रविशंकर जी का संबंध सितार वादन से है। पंडित रविशंकर जी को 1973 ईस्वी में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इनके शिष्य थे, इनके शिष्य का नाम है विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट को भी ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी पुरस्कार मिला है 1973 में, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। कब से? 1917 ईस्वी से। ठीक है, 1917 से। तो याद रखना है 1917 ईस्वी से पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है ग्लोबल 500 अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्लोबल 500 अवार्ड, तो याद रखना है ग्लोबल 500 अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ग्लोबल 500 अवार्ड? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, याद रखिएगा ग्लोबल 500 अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे गोल्डन बियर अवार्ड, गोल्डन बियर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन बियर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा गोल्डन बियर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? जर्मनी के बर्लिन में दिया जाता है। तो याद रखना है जर्मनी के बर्लिन में फिल्म के लिए गोल्डन बियर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में, याद रखिएगा जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है, फिल्म के लिए दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? तो गोल्डन बियर अवार्ड। ठीक है, तो गोल्डन बियर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में जर्मनी के बर्लिन में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो गया ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आपको पता है? साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारा अवार्ड दिया जाता है। इसे आप जानते हैं मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मान बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा मान बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा नोबेल पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ऐसे नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है, याद रखिएगा। तो साहित्य का भी नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा आप जानते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। पहला सरस्वती सम्मान अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, तो याद रखिएगा सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला सरस्वती सम्मान किनको मिला था? फर्स्ट सरस्वती सम्मान, पहला सरस्वती सम्मान मिला था, ठीक है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी को। तो याद रखिएगा पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, तो ये आपको याद रखना है। पहला सरस्वती सम्मान श्री हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 टू गार्ड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी हेतु की गई। ऑप्शन बी, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बोल सकते हैं हम लोग सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना जो है 1965 में हुआ, बिल्कुल सही। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई। इसका मुख्य कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ
तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा सुरक्षा करना है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो याद रखिएगा, तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, याद रखेंगे। दोनों सही था। अब यहाँ से आपको और भी सवाल बनता है एग्जाम में, जैसे एनसीसी, नेशनल क्रेडिट कोर, तो एनसीसी का स्थापना कब हुआ? तो आपको याद रखना है एनसीसी का स्थापना 1948 में हुआ। अगर आपसे पूछे नेशनल क्रेडिट कोर का स्थापना कब हुआ? 1948 में नेशनल क्रेडिट कोर का स्थापना हुआ। ठीक है, 1948 में नेशनल क्रेडिट कोर का स्थापना हुआ, याद रखिएगा। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा, एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। ठीक है, एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। तो याद रखिएगा, एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई और एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एनएसजी। एनएसजी आप जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स। एनएसजी का स्थापना कब हुआ था? 1984 में। तो अगर आपसे पूछे एनएसजी का स्थापना कब हुआ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में। 1984 में और क्या क्या हुआ था? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आपको पता है। इंदिरा गांधी जी की हत्या, इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 1984, इसी साल। रिलेट करके याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर, डेट भी लिखना है तो आप डेट भी लिख सकते हैं, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। 31 अक्टूबर को एनएसजी का 1984 में एनएसजी का स्थापना भी हुआ था। खाली डेट अलग है, डेट तो पूछेगा नहीं, तो ईयर आपको याद रखना है। ठीक है, तो एनएसजी का स्थापना 1984 में हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या भी 1984 में हुई थी। और इसी साल राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। तो पूछेगा राकेश शर्मा, तो आप जानते ही हैं कि राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष कब गए थे? 1984। तो याद रखना है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए, कब गए थे? 1984 में। ठीक है, तो 1984 में एनएसजी का स्थापना हुआ था, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो एनएसजी 1984 में स्थापित हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आप जानते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना कब हुआ आप बताइएगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ? सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ आपको बताना है। तो याद रखना है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना आपका 1969 में किया गया था। 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना किया गया था। और ये भी साल बहुत स्पेशल है। इसरो का स्थापना कब किया गया था? आप जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। तो याद रखिएगा, इसरो का स्थापना जिस साल हुआ उसी साल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना हुआ था। इसके अलावा इसी साल आप जानते हैं कि मान बुकर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969 से मान बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है। पूछेगा इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, लिख दें, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया? इकोनॉमिक्स का नोबेल शुरू कब हुआ? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल भी शुरू किया गया था 1969 में। तो पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला 1969 में। इसरो का स्थापना 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब गए? 1969 में। ठीक है, तो एकदम आराम से याद हो जाएगा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना उसी साल हुआ था जिस साल इसरो का स्थापना हुआ था, जिस साल मान बुकर पुरस्कार शुरू हुआ था, जिस साल पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिस साल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो रिलेट करके याद करने से क्या होगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ था? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। तो 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का स्थापना हुआ था। ठीक है, बाकी लिख लीजिएगा। इसके अलावा सीआरपीएफ से भी सवाल बनता है कि सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई 1939। तो याद रखना है, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939। 27 जुलाई 1939 को क्या हुआ था? सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था। और इसी साल आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो रिलेट करके याद रखने से बहुत फायदा होगा। आप सभी जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से बहुत सवाल बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
कब? 1939 में। और इसी साल सीआरपीएफ का स्थापना हुआ, तो आराम से याद हो जाएगा। सीआरपीएफ का स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ, याद रखिएगा। और सीआरपीएफ का स्थापना 1939 इसी साल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आप याद रखिएगा। और रैपिड एक्शन फोर्स RAF, ठीक है, ये भी जो है ये सीआरपीएफ का ही एक भाग होता है और इसका स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए किया गया है। ठीक है, तो सीआरपीएफ समझ में आ गया। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। आईटीबीपी देख लेते हैं हम लोग, आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप जानते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है। और इसका गठन कब हुआ था? जिस साल भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। तो ये भी आराम से याद हो जाएगा। तो याद रखना है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 में हुआ था। तो आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन कब हुआ? 1962 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपको समझ में आ गया, याद रखिएगा। बीएसएफ का स्थापना 1965 में हुआ था। ठीक है, और बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको आंसर करना है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो फटाफट आंसर करें, क्या आंसर होना चाहिए इसमें? ठीक है, तो साक्षरता दर क्या होता है? तो याद रखिएगा, 7 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो, याद रखिएगा, 7 वर्ष या उससे ऊपर के आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो, उन्हें साक्षर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो, उन्हें साक्षर कहा जाता है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? अगर आपसे पूछे साक्षरता दर भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? ठीक है, तो याद रखना है 74.04%। ठीक है, तो वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर भारत का साक्षरता दर है 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 82.14% और महिला साक्षरता है 65.46%। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और आप जानते हैं कि इन चारों में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए, इन चारों में देखिए, आपसे पूछा है इन चारों में, आपको बताना है साक्षरता के आधार पर राज्यों को घटते हुए क्रम में। तो इन चारों में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है मिजोरम। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे मिजोरम, तो हो जाएगा 3। उसके बाद है गोवा। ठीक है, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। तो आंसर होना चाहिए 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन चारों में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। इन चारों में मिजोरम सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। उसके बाद गोवा आता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा वो आप देखिए, जैसे आपसे पूछेगा कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत का साक्षरता दर कितना था। ठीक है, ये आपसे पूछेगा 1951 में। ठीक है, आज़ाद तो 47 में हुए, लेकिन जनगणना तो 51 में हुआ होगा ना। आज़ाद 47 में हुए, लेकिन जनगणना कब हुआ? 51 में। ठीक है, तो आज़ाद भारत का पहला जनगणना हुआ था 1951 में। तो 1951 में भारत का साक्षरता दर कितना था आपसे पूछेगा। 1951 में भारत का साक्षरता दर, समझ में आया? 1951 में भारत का साक्षरता दर कितना था? तो मात्र 18.33% था। तो याद रखिएगा, 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.33% थी। आपसे पूछेगा आज़ाद भारत का पहला जनगणना कब हुआ? तो याद रखिएगा, आज़ाद भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ था और 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.33% थी और अभी भारत का साक्षरता दर 74.04% है, याद रखिएगा। अब आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 राज्य कौन कौन सा है आपको बताना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 राज्य, ठीक है, पहला तो आप जानते हैं केरल है, याद है ना आपको। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 राज्य आपको बताना है। ठीक है, 3 राज्य, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा आपको व्यवस्थित करने देगा, आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने दे सकता है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 राज्य, तो पहला नंबर पे आता है केरल, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम,
ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम और तीसरे नंबर पे आता है गोवा। तो ये चीज़ याद रखना है, सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 राज्य है केरल, मिजोरम और गोवा। केरल में 94% साक्षरता दर है, याद रखिएगा, केरल का साक्षरता दर 94% है। मिजोरम का साक्षरता दर 91 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, तो 91% याद रखिएगा मिजोरम का साक्षरता दर, और गोवा का साक्षरता दर है 88.70, यानी 88%, इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो याद रखना है सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 राज्य है केरल, मिजोरम और गोवा। ठीक है, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तब आप आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यूटी, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, पूछेगा आपको इसमें भी क्रम में। तो याद रखना है लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। पहला नंबर पे आता है लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे दमन और दीव। ये 2011 जनगणना के आधार पर है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे दमन और दीव आएगा, और तीसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये 2011 के अनुसार। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला 3 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला नंबर पे लक्षद्वीप आता है, दूसरे नंबर पे दमन और दीव आता है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आता है। तो आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछेगा कि लक्षद्वीप का साक्षरता दर कितना है? 91%। ठीक है, 91.85% है लक्षद्वीप का साक्षरता दर। तो लक्षद्वीप का साक्षरता दर 91.85% है, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे दमन और दीव, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना आप जानते हैं बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई। अगला सवाल, आपको एक तरफ देखिए देश दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसका राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फटाफट बताना है, सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें जो है मैच करेगा। ठीक है, नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी क्या है आपको बताना है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो आप जानते हैं नाइजीरिया की राजधानी है अम्बुजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अम्बुजा। ठीक है, तो एक का हो गया 3। इसके बाद है लीबिया। लीबिया की राजधानी कहाँ पे है आपको बताना है। लीबिया की राजधानी कहाँ पे है? तो त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे है? उलान बटोर में। तो 4 हो गया। और सीरिया की राजधानी कहाँ पे है? दमिश्क। तो 3 1 4 2 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आंसर क्या होगा? ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? आंसर हो जाएगा ये। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि अगर नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो नाइजीरिया की राजधानी याद रखना है अम्बुजा। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो नाइजीरिया की राजधानी याद रखना है अम्बुजा है। इसके बाद पूछेगा लीबिया, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। सीरिया की राजधानी दमिश्क, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? 3 1 4 2। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछेगा अंगोला की राजधानी कहाँ है, फटाफट आप बताइएगा, थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाएगा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा, याद रखिएगा, अंगोला की राजधानी है लुआंडा। मॉरिशस की राजधानी क्या है आपको बताना है। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई, याद रखिएगा। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे है? तो पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, याद रखिएगा। ठीक है, मोरक्को की राजधानी कहाँ पे है? रबात। तो याद रखना है मोरक्को की राजधानी कहाँ पे है? तो मोरक्को की राजधानी है रबात, याद रखिएगा। मोरक्को की राजधानी कहाँ पे है? रबात में, याद रखिएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी आप जानते हैं हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पे है? हरारे, याद रखिएगा। ठीक है, इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी कहाँ पे है बताएंगे। इरिट्रिया की राजधानी कहाँ पे है पता है आपको? इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, याद रखिएगा। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। ठीक है, इरिट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? अस्मारा, याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा आप जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से सवाल आपका पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है। तो आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है। तो फटाफट क्लास को प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास को आप लोग सपोर्ट करें, क्लास को लाइक करें। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। अगर आपसे पूछे दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कौन सी है, तो दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है केप टाउन।
दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। इसका 3 राजधानी है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लोएम फॉन्टेन, ठीक है। ये न्यायिक राजधानी है। तो अगर आपसे पूछे न्यायिक राजधानी कहाँ पे है, तो न्यायिक राजधानी कौन सा है, तो लिख लीजिए ब्लोएम फॉन्टेन, ठीक है, ब्लोएम फॉन्टेन। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे 9 होगा, एन मतलब 9 होगा, ब्लोएम फॉन्टेन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि न्यायिक राजधानी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लोएम फॉन्टेन, और दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना सवाल यहाँ से आप याद रखें जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। केनिया की राजधानी आप जानते हैं, केनिया की राजधानी है नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। तो फटाफट आंसर करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, तो आंसर करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, कैस्पियन सागर। याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। तो आपका आंसर हो गया कैस्पियन सागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। याद रखना है, कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है और कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील। आप जानते हैं सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। तो याद रखिएगा, सबसे बड़े मीठे जल की झील है सुपीरियर झील, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। ओवरऑल भी सबसे बड़ा झील कौन सा है, कैस्पियन सागर, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे गहरा झील, तो आप जानते हैं बैकॉल झील। तो बैकॉल झील लिख लीजिएगा, विश्व का सबसे गहरा झील है बैकॉल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकॉल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकॉल झील। याद रखिएगा, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकॉल झील। याद रखिएगा। इरी झील कहाँ पे है, तो याद रखना है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है इरी झील, ठीक है। इरी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। याद रखिएगा, इरी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। इरी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। सुपीरियर झील भी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। याद रखिएगा, सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, इरी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, ठीक है। ये दोनों सवाल आपको याद रखना है, ठीक है। बैकॉल झील कहाँ पे है, तो बैकॉल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकॉल झील रूस में है। याद रखिएगा, बैकॉल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकॉल झील रूस में है। याद रखिएगा। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, इरी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है इनमें से, ठीक है। लोक कला आपको दिया हुआ है, तो आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो फटाफट सुमेलित करें। रंगोली कहाँ का लोक कला है, आपको बताना है रंगोली कहाँ का लोक कला है, ठीक है। रंगोली कहाँ का लोक कला है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है रंगोली महाराष्ट्र का लोक कला है, रंगोली महाराष्ट्र का लोक कला है। शादिया गुजरात का लोक कला है, गोदना बिहार का लोक कला है, और मधुरेना राजस्थान का लोक कला है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। रंगोली महाराष्ट्र का लोक कला है, सादिया गुजरात का लोक कला है, गोदना बिहार का लोक कला है, मधुरेना राजस्थान का लोक कला है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया था। तो फटाफट आंसर करेंगे, कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे मैकमोहन रेखा, तो आप जानते हैं मैकमोहन रेखा
ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। तब तक आप आंसर करेंगे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। ठीक है, अगर आपसे पूछे मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। अगर आपसे पूछे रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। अगर आपसे पूछे हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा किस किस देश के बीच में है, तो याद रखना हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। याद रखिएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा। तो याद रखना है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में है। मैन रहीम रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा हो गया। ठीक है, और मैन रहीम रेखा पूछेगा, मैन रहीम रेखा, तो मैन रहीम रेखा किसके बीच में होगा, तो याद रखना है रूस और फिनलैंड के बीच में मैन रहीम रेखा। तो याद रखिएगा मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच में मैन रहीम रेखा, याद रखिएगा रूस और फिनलैंड के बीच में मैन रहीम रेखा। ठीक है, अगर आपसे पूछे मैगी नॉट रेखा किसके बीच में है, मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगी नॉट रेखा। याद रखिएगा मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट रेखा। तो याद रखिएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट रेखा। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सा रेखा है, बताएंगे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा। तो याद रखना है आंसर क्या हो गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कोरिया का विभाजन 38वीं समांतर रेखा द्वारा किया गया है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है, याद रखिएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे 49वां समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो 49वां समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है, याद रखिएगा 49वां समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है, जबकि 38वीं समांतर रेखा कोरिया का विभाजन करता है। ठीक है, तो 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है, 49वां समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है, आपको बताना है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है। इनमें से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आईएनएस विक्रमादित्य। याद रखिएगा आईएनएस विक्रमादित्य जो है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है, आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा रुस्तम, ठीक है, रुस्तम 2, रुस्तम 2 क्या है जिसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा रुस्तम 2 मानव रहित लड़ाकू यान है, मानव रहित लड़ाकू यान है। याद रखिएगा रुस्तम 2 क्या है, मानव रहित लड़ाकू यान है जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो रुस्तम 2 मानव रहित लड़ाकू विमान है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पोखरण में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था कब हुआ था, दूसरा बोले दूसरा, पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पोखरण में सेकेंड परमाणु परीक्षण के टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताना है पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये चीज़ भी पूछा गया सवाल है, अटल जी। तो याद रखना है पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, कब हुआ था, 1998 में, आपको याद होगा। तो पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा अर्जुन क्या है, आपको पूछेगा अर्जुन क्या है, अर्जुन जो है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है अर्जुन, डीआरडीओ द्वारा निर्मित है अर्जुन। और अर्जुन क्या है, आपको पूछेगा एग्जाम में अर्जुन क्या है, तो याद रखना है अर्जुन जो है मुख्य युद्धक टैंक है, अर्जुन क्या है, मुख्य युद्धक टैंक है जो कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। तो अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक है जो कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। आपको बताना है भारत की पहली स्वदेशी, इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम बताना है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है, तो याद रखना है साल्की।
ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? साल्की। इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम है साल्की, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत का पहला स्वनिर्मित मतलब शव निर्मित, भारत का पहला शव निर्मित जेट लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो आप बताइए, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान का नाम क्या है? भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान का नाम क्या है? LCA तेजस। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान का नाम क्या है? LCA तेजस, याद रखिएगा। और INS विक्रमादित्य क्या है? विमान वाहक। अगर आपसे पूछे INS विक्रमादित्य क्या है, तो INS विक्रमादित्य क्या है? विमान वाहक, याद रखना है। INS विक्रमादित्य क्या है? विमान वाहक है INS विक्रमादित्य। ठीक है, तो INS विक्रमादित्य क्या है? विमान वाहक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज क्लास को सपोर्ट करें। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? आपको बताना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आप जानते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? श्री विनोबा भावे। तो आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। तो याद रखिएगा, विनोबा भावे। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो मैग्सेसे अवार्ड किस देश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस सरकार द्वारा। याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है और फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे को याद करते हुए 1958 से दिया जाता है। तो 1958 में पहली बार दिया गया था और ये विनोबा भावे जी को दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब शुरू हुआ, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से भारतीय व्यक्ति को दिया गया था? तो विनोबा भावे को। विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? 1958। समझ में आ रहा है? तो एक ही क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पूछेगा मैग्सेसे अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनको याद करते हुए 1958 ईस्वी से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? 1958 में। किसको मिला? विनोबा भावे को। तो विनोबा भावे को कब मिला? 1958 में। 1958 में ही DRDO का स्थापना हुआ था, तो वहां से लिंक कर लीजिएगा। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 57 में की गई थी, लेकिन पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था, याद रखिएगा। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे जी, याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज आप लोग शेयर कर दें, रिक्वेस्ट करेंगे। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। तो आपको बताना है 2011 जनगणना के आधार पर, ठीक है, घटते हुए क्रम में आपको बताना है। ठीक है, 2011 जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों के क्रम को घटते हुए आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो 1 नंबर में बिहार होगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है केरल, और चौथे नंबर पर आएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, देख लीजिए आप। ठीक है, बिहार 1 में आएगा, फिर आएगा 4, 1, 4, 3, 2 आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, 1, 4, 3, 2, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया? हम लिख दे रहे हैं, वैसे अगर दिक्कत होगा तो आप याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछेगा सवाल क्या क्या, तो जनसंख्या घनत्व वाला 3 इंपॉर्टेंट राज्य आपसे पूछेगा। तो जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 राज्य कौन कौन सा है आपको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व, ठीक है, मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व वाला 3 राज्य आपको याद रखना है। सबसे अधिक बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। उसके बाद आता है, दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे आता है आपका केरल। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखना है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य केरल। तो ये 3 नंबर पे केरल आता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वेस्ट बंगाल और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य केरल। याद रखिएगा। और आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप जानते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? ठीक है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो 2011 जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर करेंगे। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो आंसर करेंगे बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी किन्हें कहा जाता है? ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज दी ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड किन्हें कहा जाता है? तो जोहरा सहगल। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जोहरा सहगल जी को बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो याद रखिएगा बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी किन्हें कहा जाता है? तो जोहरा सहगल को बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। जोहरा सहगल को बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। अगला सवाल, दीपा कर्माकर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। आपको बताना है दीपा कर्माकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो आप सभी जानते हैं दीपा कर्माकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? तो याद रखना है दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर देंगे। दीपा कर्माकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? याद रखना है दीपा कर्माकर जिम्नास्ट से संबंधित हैं। दीपा कर्माकर किस राज्य की हैं? तो त्रिपुरा की हैं दीपा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर त्रिपुरा की हैं और दीपा कर्माकर याद रखना है जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? आपको बताना है कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। ठीक है, सबसे पहले चांद पे कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सबसे पहले चांद पे कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब गए थे? 1969। तो ये सवाल याद रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए कब थे? तो 1969 में। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। 1969 में ही पहली बार मान बुकर पुरस्कार दिया गया था और 1969 से ही दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जा रहा है। याद रखिएगा। ठीक है, तो रिलेट कर लीजिएगा। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर गए थे। याद रखिएगा। और कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने अब तक चांद की सैर की है? तो आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से 12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है? तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। याद रखिएगा शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो याद रखिएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। और एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। ठीक है, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और वी.एस. नौपाल जी को आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार इनको मिला है 2001 में। अगर आपसे पूछे वी.एस. नौपाल को नोबेल कब मिला, तो वी.एस. नौपाल को 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य का। इसके अलावा वी.एस. नौपाल को मान बुकर भी मिला है 1971 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मान बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले लेखक वी.एस. नौपाल। वी.एस. नौपाल को 1971 में मान बुकर भी मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा वी.एस. नौपाल को इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लिए 1971 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वी.एस. नौपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। याद रखेंगे। और सलमान रुश्दी जी को भी मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मान बुकर, आपको पता होगा। तो इनको मान बुकर मिला है 1981 में। 1981 में मान बुकर मिला है। तो अगर आपसे पूछेगा सलमान रुश्दी को मान बुकर कब मिला, 1981 में। कौन सा पुस्तक? तो मिडनाइट चिल्ड्रन। तो याद रखिएगा मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लिए। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लिए
सलमान रुश्दी को क्या मिला? 1981 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल क्या था? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शशि थरूर, याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर करेंगे। अगला सवाल, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई? तो फटाफट आंसर करेंगे। द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला का स्थापना किसके द्वारा किया गया? ठीक है, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई आपको बताना है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे यहाँ पे देखिए सीवी रमन, सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था आपको पता है? सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखना है 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो याद रखिएगा सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया। भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किनको कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, याद रखिएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और होमी जहांगीर भाभा को क्या कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किनको कहा जाता है? तो याद रखना है होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, जबकि डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला, याद रखिएगा द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित किसने किया? विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्लास को प्लीज सपोर्ट करेंगे। तो इतना सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बीएसए, धन्यवाद।